नमस्ते दोस्तों। तो अब हम आ गए हैं फोर्थ वीडियो पे। इसके पहले हमने 3 वीडियो बना लिया है और वो तीनों यूट्यूब पे अवेलेबल है। हम चाहते हैं कि आप लोग उस वीडियोस को जाके एक बार जरूर देख लें। फोर्थ वीडियो जो हमारा है वो बेसिकली एक और चैप्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, दैट इज गवर्नमेंट बजट। इस पे होने वाला है। और मैंने ठीक कल की बात में मैंने बताया था कि हम लोग को जो वीडियोस रहेगा वो इसी क्रम में रहेगा जिसमें हम पहले कि नेशनल इनकम कवर करेंगे, उसके बाद एग्रीगेट डिमांड कवर करेंगे, उसके बाद गवर्नमेंट बजट कवर करेंगे, फिर तीनों को न्यूमेरिकल कवर करेंगे, ताकि मैक्रो के ऑफिशियल 28 मार्क्स हमारा तैयार हो जाए। 10 मार्क्स नेशनल इनकम से, 12 मार्क्स एग्रीगेट डिमांड से एंड 6 मार्क्स गवर्नमेंट बजट से। ये बात अलग है कि हम ऐसा प्रॉमिस दोबारा कह रहे, प्रॉमिस नहीं कर रहे कि जो हम बता रहे हैं एग्जैक्ट वही आने वाला है और 28 पास आने वाले हो। कोई जितना पढ़ा ले, कोई जितना अच्छे से बता ले, अंत में मार्क्स मिलता है लिखने पे कि हमने कितना बेहतर तरीके से लिखा। तो चीजों को जान लेना बड़ी बात नहीं है। हम चाहेंगे कि सभी लोग इस चीज को लिख के प्रैक्टिस भी करें, ताकि वो जो कॉन्सेप्ट है वो रिटन फॉर्म में पता रहे। सिर्फ जानने से मार्क्स नहीं मिलता, वो एग्जामिनर हमको तभी मार्क्स देगा जब हम उसको अच्छे से उस चीज को लिख के भी देंगे। तो लिखने में जोर देना है, लेकिन उसके पहले चीजें पता होना चाहिए। भाई जब इंसान जानता ही नहीं तो लिखेगा कैसे? तो हम लोग का जो एक और चैप्टर है अब, दैट इज गवर्नमेंट बजट। ये मैक्रो का वन ऑफ द इजीएस्ट एंड स्मॉल चैप्टर है एंड 6 मार्क्स कवर भी करता है। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 3 हेडिंग लिखा है। अब ये बात अलग है कि बाकी सारे प्री बोर्ड में, सॉरी सैंपल पेपर में, बोर्ड के एग्जाम में ये 3 में से कोई 1-2 पूछ देता है और ले देके यही 3 जो हेडिंग्स हैं ये हमारा पूरा चैप्टर कवर करता है। तो ऐसा नहीं कि हम इसमें कुछ स्किप कर रहे हैं, घूम फिर के हम लोग पूरा ही पढ़ने जा रहे हैं और पढ़ना भी पड़ेगा एंड बहुत लंबा नहीं है। अभी मैंने इसके पहले लास्ट जो वीडियो था, वीडियो नंबर 3, मैंने कहा था कि वो आधे घंटे में खत्म हो जाएगा, बट वो वीडियो चला गया 1 घंटे के आसपास। तो बहुत बार ऐसा होता है कि टाइम थोड़ा ज्यादा लग सकता है, क्योंकि पढ़ाते वक्त हम कभी टाइम देख के नहीं पढ़ाते कि भाई बस 1 घंटे में खत्म करना है, आधे घंटे में खत्म करना है। नहीं, वो टॉपिक जब तक हम सेटिस्फाइड नहीं कि हाँ मैंने अपनी तरफ से एक बेसिक लेवल तक बता दिया, तब तक उस चीज को कवर कराएंगे हम। तो कहीं पे अगर डिले हो रहा है तो हम उम्मीद करते हैं कि उतना पेशेंटली आप लोग भी उस चीज को एंडिंग तक देखोगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि कोई टॉपिक मुझे सिर्फ हवा उड़ाए खत्म कर देना है। मुझे बैलेंस रखना है कि बहुत डीप भी नहीं जाना, बट बहुत फॉर्मेलिटी में भी नहीं करना है। एक बैलेंस कि भाई हमारे एग्जाम के अकॉर्डिंग चीजें अच्छे से प्रिपेयर रहे, कि एग्जाम में ब्लैंक ना होने पाए कोई टॉपिक को देख के क्या पूछ दिया। बट कोशिश करेंगे ये चैप्टर हमारा मोस्टली आधे घंटे के आसपास एंड अप हो जाए। हमें पढ़ना क्या है इस चैप्टर में? सबसे पहला गवर्नमेंट बजट होता क्या है, उसका कॉन्सेप्ट जो यहां बताने वाले अभी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का, जिसके एग्जाम में आने का संभावना 90% रहता है, जो कि पूछता भी है, एग्जाम पूछा भी है, या वो बोर्ड पेपर हो, सैंपल में हर जगह पूछा हुआ है। तो ऑब्जेक्टिव पढ़ना जरूरी है। ठीक, ये पहला हेडिंग है। उसके बाद हमें पढ़ना है कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट। उस गवर्नमेंट बजट में कितने हिस्से हैं? 2 ही हिस्से होते हैं। एक होता है बजट रिसीट, एक होता है बजट एक्सपेंडिचर। इन दोनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे जब यहां बताएंगे, पूरा फ्लो चार्ट बना के तब बताएंगे अच्छे से। फिलहाल बस नाम सुन लीजिए। तीसरा है कि वो जो गवर्नमेंट बजट है उसके कितने सिचुएशंस बन सकते हैं। सिचुएशन का मतलब होता है कि कंडीशंस, कि या तो वो गवर्नमेंट बजट जो है वो बैलेंस होगा, बैलेंस गवर्नमेंट बजट, या वो अनबैलेंस होगा। अगर बैलेंस गवर्नमेंट बजट है तो इसका मतलब क्या होता है जितना गवर्नमेंट का रिसीट है वो बराबर है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से। बट ऐसा बहुत रेयर या नहीं होता है कभी। तो बैलेंस तो होने से रहा नहीं। अब रहेगा अनबैलेंस। अनबैलेंस अगर है तो इसमें 2 कंडीशन रहते हैं, या तो वो होगा सरप्लस गवर्नमेंट बजट, जिसको हम फेवरेबल भी कह सकते हैं, या वो होगा डेफिसिट गवर्नमेंट बजट, जो कि हम अनफेवरेबल कहते हैं। इन तीनों में दिक्कत कहां आएगा? अगर बैलेंस है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बराबर तो है कम से कम, कि जितना हम खर्च करने का अनुमान लगा रहे हैं उतने हमारा, या प्लान कर रहे हैं उतना हमारा इनकम भी होने वाला, तो बराबर हो गया। बट अगर सरप्लस है तो और अच्छी बात है कि जो रिसीट हमारा होगा वो ज्यादा है हमारे एक्सपेंडिचर से, मतलब गवर्नमेंट ज्यादा कमाने वाला है अपने खर्च के मुकाबले, तो ये भी ठीक है।
बट दिक्कत यहां आता है जब डेफिसिट गवर्नमेंट बजट हो जाता है कि मतलब जो हमारा रिसीट है वो कम पड़ने वाला है और एक्सपेंडिचर ज्यादा होने वाला है। किसी भी कंट्री के लिए एक्सपेंडिचर ज्यादा होना ये अच्छी चीज नहीं है, बिकॉज हम कमा रहे हैं कम, खर्च ज्यादा कर रहे हैं। बट ये फैक्ट है कि इंडिया में बहुत सालों से देखा जा रहा है कि गवर्नमेंट हमेशा इस सिचुएशन में एग्जिस्ट करता है। कौन से सिचुएशन में? डेफिसिट गवर्नमेंट बजट, कि हर बार गवर्नमेंट का जो बजट आता है साल में एक बार आता है और वो साल भर के लिए रहता है। तो वो जो बजट आता है वो बेसिकली हमेशा डेफिसिट गवर्नमेंट बजट रहता है, सरप्लस बहुत बहुत रेयर केस में रहा है। तो होता क्या है ना कि अगर डेफिसिट है तो इसके पीछे का जो पूरा कंडीशंस है कि डेफिसिट कितने टाइप्स का हो सकता है, तो इसके भी टाइप्स हैं, 3 होते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। 3 नाम, ये सब डिस्कस करेंगे क्लास के आगे दौरान पढ़ते पढ़ते, बस नाम सुन लीजिए। इन तीनों में ये दोनों जो है शुरुआत वाले, उसमें भी खास करके ये बीच वाला दैट इज फिस्कल डेफिसिट, हमें इन तीनों में से फिस्कल डेफिसिट जरूर से पढ़ना है क्योंकि एग्जाम में इसके बेस्ड न्यूमेरिकल, बिकॉज ये तीनों बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड है, जिसमें से ये तीनों का एग्जाम में न्यूमेरिकल आ जाता है बहुत बार। तो न्यूमेरिकल या इसका कॉन्सेप्ट या उन तीनों का इम्प्लीकेशंस, कि इसका इंपैक्ट क्या होता है हमारे देश के ऊपर। अगर हमारे देश में रेवेन्यू डेफिसिट है या फिस्कल डेफिसिट है तो क्या इसका इंपैक्ट होता है, एंड दूसरी बात, इसको सही करना है तो क्या किया जा सकता है, गवर्नमेंट ऐसा क्या स्टेप्स ले जिसकी बदौलत वो इन तीनों में से किसी एक को भी सही कर पाए। तो ये हमारा पूरा टॉपिक है और इसमें कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको हम स्किप कर दें कि भाई ठीक है मत पढ़ो, एग्जाम में नहीं आएगा। हर एक की आने की संभावना अपने आप में ज्यादा है। फोकस हमें करना कहां पे बता देते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव पे, दूसरा अनबैलेंस में, डेफिसिट में, फिस्कल वाले पे, ठीक है, और तीसरा जब पढ़ाएं कंपोनेंट तो उसमें इस रिसीट वाले पे। सब कुछ पढ़ा जाएगा लेकिन ये 3 मैंने थोड़ा ज्यादा प्रिसाइजली मार्क कर दिया कि इस पे ज्यादा फोकस करना है। तो अब शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट हेडिंग से। इसका नाम क्या है? गवर्नमेंट बजट का कॉन्सेप्ट। बेसिकली ये जो बजट है ना, ये गवर्नमेंट का एनुअल स्टेटमेंट होता है, एक टाइप का पेज होता है, स्टेटमेंट होता है, अकाउंटिंग स्टेटमेंट भी कह सकते हैं इसको हम लोग, जो कि साल में एक बार गवर्नमेंट बनाता है। हालांकि बना सकता है एक से अधिक भी, बट वो सिचुएशन होता है, वो एक्सेप्शन केस है, बट नॉर्मल कोर्स ऑफ टाइम में एक बार बनता है, जिसमें कि गवर्नमेंट अपने एस्टिमेटेड रिसीट मतलब इनकम, एंड दूसरा एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, जो कि वो खर्च करने का सोच रहा है, इन सभी का रिकॉर्डिंग या हिसाब किताब देश को बताता है। कंट्री में ड्यूरिंग अ फिजिकल ईयर, मतलब ड्यूरिंग अ फिजिकल ईयर या फिर नॉट फिजिकल, फाइनेंशियल ईयर, ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, जो कि कहां शुरू होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। इस फाइनेंशियल ईयर के दौरान गवर्नमेंट अपने साल भर के मतलब पूरे ईयर का एस्टिमेट बताता है एक्सपेंडिचर्स का और रिसीट का, कि मतलब वो कहां से कितना कितना किस किस तरीके से कमाने का सोच रहा है, कहां से कितने कितने का कहां किस किस जगह पे खर्च करने का सोच रहा है। उन सभी चीजों का रिकॉर्ड जहां पे गवर्नमेंट मेंशन कर देता है उसको बोलते हैं बजट। और ये जो बजट है ना, ये गवर्नमेंट का बेसिकली फिस्कल पॉलिसी के तहत आता है, जिसको हम बजटरी पॉलिसी भी कह सकते हैं, जिसमें गवर्नमेंट बेसिकली अपने पूरे इनकम का, एक्सपेंडिचर का प्रॉपर एक होता है ब्यौरा, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और सबसे बड़ी बात, मान लेते हैं गवर्नमेंट चाहता है कि बनारस में एक एम्स बने। एम्स क्या है? बड़ा सा अस्पताल जो कि बहुत ज्यादा हाईली इक्विप्ड हॉस्पिटल कह सकते हो। तो अब ऐसे फ्री में नहीं बन सकता, गवर्नमेंट ऐसे रैंडमली भाई कह दिया हाँ बनाने इच्छा कर रहा है, लाके बनाना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता है। गवर्नमेंट को उस एम्स को बनवाने के पहले जो पैसा लगेगा, उस पैसे को बेसिकली अपने बजट में शो करना पड़ेगा। शो करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट उस बजट को प्रेजेंट करना होगा कहां पे?
इन बोथ द हाउसेस। कौन से हाउसेस? हमारे घर वाले नहीं, दो हाउसेस हमारे हैं पार्लियामेंट के। कौन कौन से? लोकसभा एंड राज्यसभा। इन दोनों जगह से वो जो हमारा बजट है जिसमें गवर्नमेंट अपने वो तमाम एक्सपेंसेस एंड इनकम्स के पूरे इंफॉर्मेशन लिखे हैं वो आप प्रेजेंट किया जाएगा। उन दोनों जगह पे उसको पास कराया जाएगा। पास मतलब परमिशन लिया जाएगा कि हाँ हम इतना इतना खर्च करने का प्लान बना रहे हैं, आप सुन लीजिए। फिर जब हर कोई इसको मोहर लगाता है, मतलब उसको कंफर्म भी करता है, हालांकि हो जाता है बिकॉज गवर्नमेंट में मेजोरिटी होता है तो हो जाता है, तो उस बजट में कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बता दिया जाता है, रखा जाता है पार्लियामेंट के अंदर। वहां से उसको एक तरीके से कंफर्मेशन मिलता है कि हाँ ठीक है ये सब वैलिड है। तब जाके गवर्नमेंट 31 के बाद से उस बजट को ऑफिशियली इंप्लीमेंट करता है देश के अंदर। बट सवाल है कि पहले ये प्रेजेंट किसने किया जाता है? तो डेट इसका क्या है? फेब का स्टार्टिंग वर्किंग डे, जिसको हम एक तरीके से फर्स्ट फेब कह सकते हैं। बट फर्स्ट फेब कोई कंपल्सरी नहीं है, ये बदल सकता है एज पर मतलब अगर संडे पड़े तो मंडे हो सकता है, 2 तारीख हो सकता है, बट ये फर्स्ट फेब होता है। पहले ये फरवरी का लास्ट डे था, बट अभी कब हो गया है? फेब की स्टार्टिंग में हो गया है। ठीक है, अब ये तो बेसिक बात है कि गवर्नमेंट बजट बेसिकली एक एनुअल स्टेटमेंट है जिसमें गवर्नमेंट अपने पूरे एस्टिमेट रिसीट एक्सपेंडिचर के बारे में इंफॉर्मेशन लिखता है जो कि साल भर के लिए रहता है। और इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये भी एस्टिमेट है, ऐसा नहीं गवर्नमेंट तुरंत खर्च कर ही दिया भाई, वो पूरे साल भर में खर्च करने का सोचा है कि भाई वो एक डैम बनवाएगा, एक ब्रिज बनवाएगा या आने वाले समय पे गवर्नमेंट अब 25% के बजाय 20% टैक्स इंपोज करेगा, तो अब जो 20% से कमाई निकलेगा दैट इज रिसिप्ट। तो ये जो तमाम इंफॉर्मेशन से जो गवर्नमेंट रिवील करता है अपने बजट के अंदर, दैट इज गवर्नमेंट बजट। बजट नथिंग बट इट इज जस्ट अ स्टेटमेंट जिसमें कि गवर्नमेंट अपने पूरे हिसाब किताब दे रहा है देश के सामने। अब ये तो हुआ हमारा बजट के बारे में बेसिक अप्रोच, दैट इज कॉन्सेप्ट। हमें एग्जाम में अगर ये नहीं आता है 1 नंबर के लिए कि व्हाट डू मीन बाय गवर्नमेंट बजट, तो क्या आ सकता है? ये तो बेसिक बात था। अब हमारे काम की बात क्या है, हमें एग्जाम में इसके बारे में पूछ देगा इसका ऑब्जेक्टिव्स, और ऑब्जेक्टिव्स बहुत सारे हैं। हमें कौन से ऑब्जेक्टिव में ज्यादा काम करना है? 1 मिनट। ऑब्जेक्टिव बहुत सारे हैं लेकिन 2 ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से हैं? पहला, रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, एंड दूसरा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। होता क्या है ना, गवर्नमेंट बजट बना क्यों रहा है, मतलब उसके पीछे कारण क्या है, लॉजिक क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, मोटिव क्या है, रीजन क्या है कि बजट बनाने का मोटिव क्या है? क्या उसके बिना काम नहीं कर सकता? नहीं। अगर हम बिना बजट के काम करते हैं तो बहुत बार वो चीजें अनसिस्टमैटिक हो जाएगा और चांसेस पूरा है कि चीजें गड़बड़ हो जाएगा। मतलब कभी कोई हिसाब किताब मेंटेन नहीं हो पाएगा, करप्शन बढ़ेगा, एक तरीके से काम डिले होगा, कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो फिर चीजें बहुत ज्यादा कॉस्टली हो सकता है, मतलब बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। तो बेहतर है कि उसको ढंग से बनाया जाए ताकि हम कुछ ऑब्जेक्टिव को हासिल कर सके, पा सके। जैसे क्या क्या है, मैंने 2 को ज्यादा ढंग से लिखा है, अभी और भी लिखेंगे बट 2 हमारे इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है मैंने लिखा है, रिसोर्सेज को रीअलोकेट करना। रीअलोकेट मतलब क्या होता है उसको सही तरीके से इंप्लीमेंट करना। रिसोर्स मतलब यहाँ किसकी बात हो रही है? पैसे का। जो भी हमारे पास अवेलेबल फंड्स हैं हमारे पास, मतलब गवर्नमेंट के पास, उन रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करना। क्योंकि होता नहीं, एग्जाम्पल देता है, हमारे पास अगर 100 रुपया आ जाए तो उसका इस्तेमाल शायद हम उतना इफेक्टिवली ना कर पाए, या बेटर रहेगा 100 के बजाय एक टाइम की बात करते हैं। सबके पास 24 घंटे है, बट कौन उस 24 घंटे का इफेक्टिव यूज कर रहा है ये उसके एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है। आज 24 घंटे हैं, ठीक, हम लोग सो गए, नेक्स्ट डे फिर 24 घंटा मिलेगा, तो कौन पर डे अपने उस 24 आवर को अच्छे से इस्तेमाल कर रहा है वो उसके एफिशिएंसी को बताता है। गवर्नमेंट के पास भी हर साल उसके पास पैसा आ रहा है, भाई देश कमा रहा है, वो पैसा गवर्नमेंट के पास आ रहा है, गवर्नमेंट उसी को खर्च कर रहा है लोगों के ऊपर, तो गवर्नमेंट हर साल पैसा पा रहा है देश से, कंट्री से, तो उस पैसे का वो कैसे इस्तेमाल कर रहा है, क्या वो गलत जगह लगा दे रहा है पैसा या अच्छी जगह लगा रहा है, इट ऑल डिपेंड वो किस तरीके से काम कर रहा है, और वो बताता कहां पे? बजट में।
तो उस रिसोर्सेज का अच्छे से रीअलोकेशन कर पाना, ताकि हम जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है एंड जो सोशल वेलफेयर है, इन दोनों में एक अच्छे से बैलेंस रख पाए। ये बात मैंने बताना हम भूल गए थे, दोबारा कह रहे हैं, हम बहुत कुछ चीजों को थोड़ा डिटेल में नहीं ले जा रहे, बेसिक ले जा रहे हैं। तो अगर किसी बच्चे को ये लग रहा है कि नहीं सर मुझे थोड़ा सा आपका डिटेल वाला चीजें चाहिए, मटेरियल चाहिए, कंटेंट चाहिए, नोट्स चाहिए, तो मैंने वीडियो 1 में, वीडियो 2 में, लास्ट में मैंने अपना नंबर भी दिया हुआ है और मैंने कहा है कि वो बच्चे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उनको प्रोवाइड कर देंगे। अदरवाइज अगर सिर्फ चीजों को जानना है, टॉपिक समझना है, तो भाई इतना सफिशिएंट है, यहां से भी काम हो जाएगा। बट अगर उस चीज को हार्ड फॉर्म में चाहिए, प्रिंटेड फॉर्म में चाहिए, तो पीडीएफ हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसके लिए आप बेशक कांटेक्ट करिए, बाकी अब यहां ध्यान दीजिए। तो रीअलोकेशन रिसोर्स में क्या था, जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का हमारा माइंडसेट है कि हमारा देश कमाए, प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, देश का इनकम बढ़े, साथ में वेलफेयर भी हो, तो ये दोनों एक साथ कैसे चलेगा? तो वो तभी हो पाएगा जब हम रिसोर्स को अच्छे से इस्तेमाल करें। सिर्फ पैसा यहां लगा देंगे तो वेलफेयर नहीं होगा, सिर्फ पैसा यहां लगा देंगे तो ये भी नहीं होगा। बहुत लोग कहते हैं कि भाई क्यों गवर्नमेंट धार्मिक चीजों में इन्वॉल्व हो जाता है, क्यों उसको बनवाता है? होता क्या है ना कि गवर्नमेंट का कुछ पैसा वेलफेयर के लिए भी लगना चाहिए, क्योंकि इससे एक बैलेंस बनता है। लेकिन अब ये भी गलत है कि पूरा पैसा वहां लगा दिया जाए। डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में पैसे लगाने का मोटिव होना चाहिए। तो बैलेंस जितना रहेगा उतना रिसोर्स का अच्छा इस्तेमाल कहलाएगा। दूसरा बहुत बड़ा क्या होता है कि जो प्राइवेट वाले ना वो चालाक होते हैं, वो लोग उन जगहों पे अपने आप को स्टैब्लिश नहीं करते जो कि नॉट इंटरेस्टेड, तो वहां पे पब्लिक को जाना पड़ता है। पब्लिक मतलब गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ता है। तो जिस जगह पे प्राइवेट अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करा रहा क्योंकि उसको फायदा दिख रहा है, फायदा नहीं दिख रहा, तो गवर्नमेंट अपने आप को वहां ले जा सकता है गवर्नमेंट बजट के थ्रू। जैसे बिहार में अगर ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है एक लेवल पे, तो गवर्नमेंट वहां पे जा सकता है ताकि पहले वो डेवलपमेंट कर दे, फिर प्राइवेट देखा जाएगा। ये हो सकता है। इसके अलावा जो हमारे बेसिक चीजें हैं, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, ट्रांसपोर्ट हो, ट्रांसपोर्ट में आ सकता है रोड, रेलवे, कम्युनिकेशन, तमाम चीजें हैं, हाईवे है, डिफेंस है। तो इन चीजों में अगर गवर्नमेंट पैसा ना खर्च करे तो जाहिर सी बात है हमारे देश में बहुत दिक्कत आ सकती है। तो गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज को इतना इफेक्टिवली इन जगहों पे लगाता है ना कि सब कुछ एक बैलेंस तरीके से चलता है। सोचिए जरा कोविड टाइम पे क्या था, गवर्नमेंट अपना कितना फोकस बढ़ा दिया था हेल्थ के लिए। ये बात अलग है, उसको बहुत पहले ही करना चाहिए था, बट जब भी हुआ तो इसका मतलब कि गवर्नमेंट ने उस मोटिव पे देखा, उस समय देखा कि भाई अभी जरूरत है हेल्थ पे ज्यादा काम करने की, तो गवर्नमेंट पूरा अपना फोकस वहां लगा दिया। डेवलपमेंट एक्टिविटीज रोक दिया कि भाई बाद में बन जाएगा ब्रिज, बाद में बन जाएगा रोड, पहले हेल्थ पे देखा जाए। तो जो 2020 का बजट आया था वो मोस्टली हेल्थ को अपग्रेड, इसको और बेहतर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से था। तो ये रिसोर्स को अच्छे से एलोकेट करने का तरीका है बजट के थ्रू, कि हम अपने प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जैसे अभी क्या है अभी कुछ महीने पहले यूपी का बजट आया था, स्टेट का अलग बनता है, सेंटर का अलग बनता है। तो स्टेट में यूपी का भी कुछ महीने पहले आया था, तो मैंने जब उस बजट का ओवरव्यू किया तो मैंने ये पाया था कि जो स्टेट गवर्नमेंट का बजट इस बार आया यूपी गवर्नमेंट का, उसमें ये बहुत अच्छी चीज था कि उन्होंने ज्यादा फोकस किया इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पे, कि हमारे देश में हमारे राज्य में, स्टेट में इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा बेहतर हो सके। तो गवर्नमेंट ने उस तरीके से फोकस किया, बिकॉज अब वही का नीड आगे चल के पूरे देश में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एआई पे काम कर रहा है। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उनको पता है कि आने वाला युग जो है वो मॉडर्नाइज टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन होने वाला है। तो गवर्नमेंट उस तरीके से उस तरफ जा रहा है, डिजिटलाइज्ड कर रहा है, चीजों को और अपग्रेड कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। तो बजट का जो एलोकेशन वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, जो आउटडेट हो गया वहां जा ही नहीं रहा है। तो ये सब हो पाता है बजट के बदौलत, बजट नहीं रहेगा तो नहीं हो सकता। तो ये तो रीअलोकेशन हो गया। तो ऐसे मैंने 2-3 बातें लिखा, इसी तरीके से बहुत सी बातें लिखा जा सकता है। तो ये जो 2 ऑब्जेक्टिव है, मैंने इसको क्यों स्पेसिफिक लिखा, बिकॉज एग्जाम में क्या होता है ना, बजट के नाम पे, ऑब्जेक्टिव के नाम पे दोनों ऑब्जेक्टिव्स इंडिविजुअली भी एग्जाम में दे देता है एग्जाम के टाइम पे। दूसरा क्या लिखा है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। भाई ऑब्वियस सी बात है, हमारे देश में जो
गैप है रिच एंड पुअर का बहुत बढ़ रहा है, अभी भी है। इसका मैंने बताया शुरुआत में भी कि भाई हमारे देश में बहुत कम लोगों के पास ज्यादा वेल्थ है, बहुत ज्यादा लोगों के पास कुछ भी वेल्थ नहीं बचा है। बहुत गैप हो गया, इनकम गैप हो गया रिच एंड पुअर के बीच में। गैप भले हो गया बट गवर्नमेंट कोशिश करता है उस गैप को कम से कम करने का। कैसे? जो रिच है उन पे अधिक टैक्स लगा दो, जो पुअर है उन पे उनको अधिक सब्सिडीज दो, या फिर जो पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स हैं उसको प्रमोट करो ताकि जो गरीब लोग हैं उन तक पहुंचे। जैसे गवर्नमेंट क्या कर रहा है एक लेवल पे पब्लिक स्कीम, जैसे इसमें आयुष्मान भारत कार्ड हो गया इसमें कि 5 लाख का गवर्नमेंट फ्री हेल्थ केयर दे रहा है, या ऐसे और भी बहुत सारा राशन दे रहा है। वो अच्छा स्कीम है या बुरा उस पर बात नहीं कर रहे हो, हम बताना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट कोशिश करता है जो इनकम वेल्थ के बीच में गैप है, जैसे लोगों को फ्री घर मिल रहा है, फ्री कनेक्शन मिल रहा है गैस का, या बहुत जगह पे उनको आरक्षण मिल जाता है। यदि अगर हैंडीकैप है तो उनको फीस पैसा देना नहीं पड़ता गवर्नमेंट के किसी भी एंट्रेंस के एग्जाम के टाइम पे। तो ये इतना जो गवर्नमेंट सपोर्ट क्यों करता है? ताकि जो इनकम एंड वेल्थ का डिफरेंसेस है उसको कम से कम किया जा सके, और ये तभी हो पाएगा जब गवर्नमेंट बजट बनाता है, क्योंकि उसी बजट में वो ये सब जो प्रावधान है ना, प्रोविजंस या फिर जो इस गवर्नमेंट की सोच विचार हैं उसको वहां पे वो इंप्लीमेंट लागू कर सकता है। ठीक, हम लोग चाहे तो यही सब बातें जो ऊपर लिखा है यहां भी लिखते कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं कि वो पॉइंट से मुश्किल डेडिकेटेड नहीं, यहां मिक्सअप किया जा सकता है, लेकिन अल्टीमेटली अप्रोच सही होना चाहिए कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। तो ये दो हमारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स थे। एग्जाम में दोनों आ सकता है या कोई एक आ सकता है। इसके अलावा अब और क्या ऑब्जेक्टिव है? क्यों गवर्नमेंट बनाता है बजट? बेसिक बात है, जीडीपी हमारा बढ़े, ग्रोथ करे, ठीक, और जितने गवर्नमेंट के पीएसयूज हैं, दैट इज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, उसके मैनेजमेंट, ऑब्वियस सी बात है जो गवर्नमेंट के बिजनेसेस हैं उसको कौन ऑपरेट करेगा? गवर्नमेंट करेगा। कैसे करेगा? अपने बजट से करेगा, अपने पैसे से करेगा। तो जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं जैसे रेलवे हो गया या जो भी और भी बहुत से एग्जांपल्स हो सकते हैं, तो उन सभी के मैनेजमेंट का रख रखाव का, उनके हिसाब किताब का कैसे गवर्नमेंट करेगा? यहां से करेगा। ठीक, और क्या हो सकता है? कंट्री में जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, मतलब कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कह सकते हैं, प्राइस स्टेबिलिटी कह सकते हैं, गवर्नमेंट इन सब को कर पाता है बजट के मदद से। बजट रहता है तब जाके गवर्नमेंट प्राइस स्टेबल रख पाता है। जैसे देखो ना हमारे देश में चीजों की जो कीमत है, दाम, प्राइस बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली घटता बढ़ता नहीं। क्यों? गवर्नमेंट उसको बैकअप सपोर्ट रखता है कि भाई नहीं बढ़ने देना है। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं अपार्ट फ्रॉम जो मैंने टॉप पे 2 लिखा था। इसमें एक और जोड़ सकते हैं, दैट इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। मतलब देश में बेरोजगारी जो है बहुत ज्यादा है, अगर है तो उसको रोजगार में कन्वर्ट कैसे किया जाए? तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट को कोशिश करता है जनरेट करने का बाय द हेल्प ऑफ बजट। कैसे? कहीं मान लो कि डैम बनना है या कहीं पे कुछ गवर्नमेंट ने अपना कोई प्रोग्राम प्रोजेक्ट शुरू किया, तो उसके वजह से अपने आप में गवर्नमेंट ने कहीं पे सेटअप करना चाहा इंडस्ट्री या फैक्ट्री या कुछ भी, तो ऑब्वियस सी बात है एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा सर्टेन अमाउंट ऑफ लेवल पे। तो ये तमाम ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसमें 2 हमारे काम के थे शुरुआत के, बाकी ये एक्स्ट्रा है, इससे भी काम चलेगा अगर एग्जाम में आता है तो। ये ऑब्जेक्टिव जरूर से पढ़ना है, एग्जाम में इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब आते हैं नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज कंपोनेंट्स। जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसमें टाइम लगेगा क्योंकि इसमें हमको बेसिकली डिस्कस करना है गवर्नमेंट बजट में कितने हिस्से होते हैं। 2 ही होते हैं। और वैसी बात है, इसमें एक तरीके से स्टेटमेंट होता है, कुछ बातें यहां लिखा होता है, कुछ बातें यहां लिखा होता है। अगर डेबिट क्रेडिट करते हैं इसको एक तरीके से, तो यहां लिखा होता है रिसीट वाला, यहां लिखा होता है एक्सपेंडिचर वाला। तो रिसीट में क्या क्या आता है, एक्सपेंडिचर में क्या क्या आता है, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करना है एज पर कंपोनेंट के रेस्पेक्ट में। तो 2 होते हैं, एक होता है बजट रिसीट, एक होता है बजट एक्सपेंडिचर। इसमें इंपॉर्टेंट ये वाला है एग्जाम पर्सपेक्टिव में, बट वो भी पढ़ा जाएगा। गवर्नमेंट की जितने भी एस्टिमेटेड इनकम है जो वो अर्न करने का
प्लानिंग कर रहा है, सोच रहा है, इनकम होने का चांसेस बन रहा है, वो इनकम दो टाइप्स के हो सकते हैं. इट कैन बी आइदर रेवेन्यू रिसिप्ट या दूसरा कैपिटल रिसिप्ट. रेवेन्यू और कैपिटल का डिफरेंस हम लोग ने अकाउंटेंसी क्लास 11 में पढ़ा होगा, याद होगा तो, नहीं याद है कोई बात नहीं. जो इनकम, ध्यान सुनिएगा, हम इतना लिखेंगे नहीं, बस बताते हैं. जो इनकम हमको रेगुलरली मिलता चला जाए उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट. जो इनकम हमको नॉट ऑन अ कॉन्टिन्यूअस बेसिस मिलता है, कभी कभी मिलता है, तो वो होता है कैपिटल रिसिप्ट. जो इनकम हमारे देश में, जो इनकम हमारे देश में जो असेट्स है उसको डिक्रीज या लायबिलिटीज को इंक्रीज करके ना मिले, मतलब नॉट अफेक्ट, नॉट अफेक्ट, इसमें अफेक्ट होता है. बात क्या है ना, हम इनकम अर्न कब करते हैं, कमाते कब हैं, या तो हम अपने असेट्स को बेच दिए होंगे तब कमाए होंगे. भाई मेरे पास अगर एक कार है, मैंने बेच दिया तब ना पैसा मेरे पास आया होगा, क्योंकि असेट्स को बढ़ाकर हम इनकम अर्न नहीं कर सकते हैं. हम ये करेंगे कार भी खरीद ले पैसा भी कमा ले, ऐसे कैसे पॉसिबल है. तो असेट्स को इंक्रीज करके रिसीट कभी नहीं मिलता, ये तो कॉमन सेंस है. या तो असेट्स को डिक्रीज करा के पैसा मिला होगा या लायबिलिटीज को इंक्रीज करा के पैसा मिला होगा. लायबिलिटीज को डिक्रीज करा के पैसा नहीं मिलता. हम किसी से लोन ले रहे हैं तब मेरे पास पैसा आएगा. हम किसी का लोन चुका रहे हैं तो लोन भले डिक्रीज कर जाएगा बट पैसा भी तो जा रहा है, पैसा आ कहां रहा है. तो इसीलिए असेट्स के डिक्रीज या लायबिलिटी से इंक्रीज, यही दो तरीका है पैसा कमाने का. अगर ये दो तरीका नहीं है तो एक और भी तरीका आएंगे, बट वो असेट्स को इंक्रीज या लायबिलिटीज को डिक्रीज तो नहीं कराएंगे. तो जब भी कोई ऐसा गवर्नमेंट का एक्शन इस चीज को करा दे, मतलब कि असेट्स को डिक्रीज या लायबिलिटीज को इंक्रीज करा दे और तब पैसा मिलता है, तो वो कहलाता है कैपिटल रिसिप्ट. एग्जांपल, गवर्नमेंट अपने सिक्योरिटीज को या असेट्स को सोल्ड कर रहा है, बेच रहा है, या गवर्नमेंट और ज्यादा बोरोइंग कर रहा है, मतलब कि लोन ले रहा है. तो इन सब सिचुएशंस में असेट्स या लायबिलिटीज पे इफेक्ट पड़ेगा और जो पैसा मिलेगा उसको बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट. लेकिन जब गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं करता, मतलब कि इस टाइप का एग्जांपल यहां पे नहीं आता, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट अपना कोई असेट्स नहीं बेचता, गवर्नमेंट कोई लोन नहीं लेता, फिर भी कमाता. मतलब गवर्नमेंट कमा रहा है बट बिना अपने असेट्स को डिक्रीज किए, बिना अपने लायबिलिटीज को इंक्रीज किए, जब गवर्नमेंट अर्निंग करता है. ऐसे एग्जांपल बहुत सारे बताते हैं. तो गवर्नमेंट इनकम अर्न कर रहा है बिना अपने असेट्स को डिक्रीज किए, बिना अपने लायबिलिटीज को इंक्रीज किए, तब वो कहलाएगा रेवेन्यू रिसिप्ट. और जब उसमें चेंज करके कमाता है तो होता है कैपिटल रिसिप्ट. इसका मैंने एग्जांपल लिख दिया. इसका एग्जांपल जो है वो हम कैटेगराइज करते हैं दो हेडिंग्स में. जो भी गवर्नमेंट अर्न करता है रेवेन्यू नेचर में, वो दो टाइप्स का होता है. इट कैन बी आइदर टैक्स रिसिप्ट या दूसरा नॉन टैक्स रिसिप्ट. टैक्स में दो आते हैं, डायरेक्ट टैक्स या दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स की हालांकि कोर्स में तो नहीं है बट नाम सुन लेते हैं. इसमें चार इसके टाइप्स होते हैं. क्या क्या होते हैं? प्रपोर्शनल टैक्स, प्रपोर्शनल, प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स एंड डिग्रेसिव टैक्स. इसके चार टाइप्स के नाम है. जैसे एग्जांपल देते हैं, वैसे इसमें आने बाद में पहले ऊपर शुरू करते हैं. मैंने क्या बताया? जो इनकम हम ऑन अ रेगुलर बेसिस पे अर्न करते हैं, या गवर्नमेंट जैसे गवर्नमेंट पर डे टैक्स कलेक्ट कर रहा है. मतलब हम लोग जाते हैं पेट्रोल डलवाने के लिए, तो उस पे जो टैक्स पे कर रहे हैं वो गवर्नमेंट को हर दिन मिल रहा है, हर मिनट मिल रहा है. या फिर हर दिन किसी न किसी का चालान कट रहा है, हर दिन कोई ना कोई पेनलाइज हो रहा है, हर दिन कोर्ट में कोई ना कोई केस हार जा रहा है तो उसको कोर्ट में पे करना पड़ता है, ड्यूटीज पे करना होता है, बहुत सारे से इनकम है. तो वो सब गवर्नमेंट को इनकम मिलता रहता है, हर दिन मिलता है, तो वो रेवेन्यू रिसीट हुआ. बट गवर्नमेंट अपने कंपनीज को बेच दे रहा है, अपने असेट्स को बेच दे रहा है और बोरो कर ले रहा है, तो ये गवर्नमेंट कभी कभी करता है. तो जो गवर्नमेंट अर्न करता है नॉट ऑन रेगुलर बेसिस वो इसमें आता है, और जो अर्न करता है वो रेगुलर बेसिस पे वो यहां चला जाता है.
इसमें मेन खास बात क्या है कि इस कमाई से, इस इनकम से गवर्नमेंट के असेट्स और लायबिलिटीज पे इंपैक्ट नहीं पड़ता। बट इंपैक्ट किस टाइप का नहीं पड़ता? ना तो गवर्नमेंट का असेट्स डिक्रीज करेगा, ना लायबिलिटी इंक्रीज करेगा। इसमें दोनों हो जाता है। यहां मैंने एग्जांपल लिखा है, गवर्नमेंट अपना असेट्स को बेचेगा तब कमा लेगा, या लायबिलिटीज को और बढ़ा देगा तब कमा लेगा। ठीक, कमाना मतलब पैसा आ जाएगा। रेवेन्यू रिसीट दो टाइप्स होते हैं, इट कैन बी टैक्स और नॉन टैक्स। जब गवर्नमेंट कोई ऐसा इनकम अर्न कर रहा है जो टैक्स फॉर्म में है, जिसमें कि कंपल्सरी पे करना ही करना है, उसको हम किसी और पे एक तरीके से मतलब होता है ना कि ये गवर्नमेंट को चाहिए ही चाहिए, मिल जाता है, डायरेक्टली मिले या इनडायरेक्टली मिलता जरूर है। नॉन टैक्स क्या होता है? एक ऐसा इनकम जो गवर्नमेंट पाता है बट कंपल्सरी नहीं, ऑप्शनल है, गलती करो तब पैसा देना पड़ेगा, या फिर कुछ चीज के लिए अप्लाई करेंगे तब पैसा देना पड़ता है गवर्नमेंट को। अदरवाइज ये वाला नॉट ऑन अ रेगुलर बेसिस, कंपल्सरी नहीं होता है। अगर मान लो गवर्नमेंट वैकेंसी ला रहा है, हम फॉर्म भरे ही ना, तो क्या हमारा पैसा गवर्नमेंट पास गया? नहीं गया। तो ये नॉन टैक्स हुआ। जिन लोगों ने भरा वो पैसे देंगे, जिन लोगों ने नहीं भरा पैसा नहीं देंगे। बट इसमें क्या है, अगर हमने सामान कंज्यूम किया तो जो भी उस गुड्स के ऊपर टैक्स लगा है वो पे करना ही पड़ेगा, उसमें कोई हम उसको स्किप नहीं कर सकते। अगर हमने अर्निंग किया, कमाया, तो हमारे इनकम पे गवर्नमेंट टैक्स हमसे लेगा। अगर हम जाते केबीसी में, हमारा जीत गए 1 करोड़ रुपया, तो उस 1 करोड़ पे जो 30% का टैक्स है वो लगना ही लगना है। नो डाउट गवर्नमेंट उस 1 करोड़ से 30 लाख खुद रख लेगा, 70 लाख मुझे दे देगा। तो मतलब वो टैक्स कलेक्शन गवर्नमेंट को कमाई हो गया। तो इस तरीके से बटा हुआ है रेवेन्यू रिसीट। टैक्स के दो एग्जांपल, दो पार्ट्स हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है ये लगता है गुड्स एंड सर्विसेज पे, जिसका एग्जांपल हम लोगों ने पढ़ा है जीएसटी, जो 2017 में लाया गया था। ठीक, डायरेक्ट टैक्स में क्या क्या है? वो टैक्स जो हमको डायरेक्टली पे, हमको मतलब कि चाहे वो हम हो, चाहे वो कोई ग्रुप ऑफ पर्सन हो, चाहे वो पूरे कंपनी हो। अगर हम लोग पे करेंगे तो इनकम टैक्स, कंपनी पे करेगा तो कॉर्पोरेट टैक्स। बट दोनों ही केस में डायरेक्ट टैक्स है जो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं रेगुलर बेसिस पे अंडर द रेवेन्यू रिसीट। और मजे की बात क्या है ना, इन सब कमाई से, मतलब जो इनकम है गवर्नमेंट का इनकम इन सब इनकम से गवर्नमेंट के असेट्स, गवर्नमेंट की लायबिलिटीज पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। इनफैक्ट गवर्नमेंट ये सब इनकम वापस रीपे भी नहीं करता। मतलब जो हमने गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया, जो हमने गवर्नमेंट को नॉन टैक्स इनकम दे दिया, वो गवर्नमेंट का हो गया, वापस मुझे कभी नहीं देगा। वो इनडायरेक्टली दे सकता है अंडर द, डाल दिया मैंने, सोशल सिक्योरिटी स्कीम के थ्रू, बट डायरेक्टली कभी नहीं देने वाला। ये तो क्या हमारा रेवेन्यू रिसीट। यहां मैंने 4 टाइप्स लिखा है डायरेक्ट टैक्स का। प्रोपोर्शनल क्या होता है? जब हम टैक्स पे करते हैं फिक्स अमाउंट पे, 12% ही पे करना है, सबको पे करना है, तो वो प्रोपोर्शनल टैक्स है। जैसे एक गुड्स के ऊपर अगर 10% टैक्स लगा है, तो जो भी उस गुड्स को कंज्यूम करेगा, हम करें, अंबानी जी करें, सब लोग करेंगे तो 10% ही देंगे उस पे टैक्स, तो वो प्रोपोर्शनल हुआ। व्हाट इज प्रोग्रेसिव? जो जितना अर्न करेगा वो उस हिसाब से टैक्स पे करेगा। जो जितना ज्यादा प्रोग्रेस करेगा, ज्यादा कमा रहा है, ज्यादा टैक्स पे करेगा, कम कमा रहा है, कम टैक्स पे करेगा। ठीक। व्हाट इज रिग्रेसिव? इसका उल्टा, जो कम कमा रहा है ज्यादा टैक्स पे करेगा, जो ज्यादा कमा रहा है कम टैक्स पे करेगा। मोर अर्निंग होगा तो कम टैक्स पे करना है, लेस अर्निंग तो ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। ये बहुत बेसिकली कैपिटलिस्ट कंट्री में होता है कि वहां पे वो ज्यादा कमाने के लिए फोर्स करते हैं, भाई अगर वो टैक्स से बचना है तो ज्यादा कमाइए, तो टैक्स कम देना पड़ेगा। बट ये इंडिया में नहीं है। इंडिया में कौन सा है? प्रोग्रेसिव, जहां पे जो ज्यादा अर्न कर रहा है वो उतना ज्यादा टैक्स पे कर रहा है, जो जितना कम अर्न कर रहा है वो उतना कम टैक्स पे कर रहा है। मतलब इसमें टैक्स का रेट बढ़ता है इस तरीके से, अगर 5 लाख है तो कोई टैक्स नहीं देना है, 10 लाख ऊपर गया तो देना पड़ेगा 5%, 20 लाख ऊपर गया, 25 लाख ऊपर गया तो देना पड़ेगा 10%, 50 लाख ऊपर गया, 1 करोड़ पर गया तो देना पड़ेगा 20%, मोर देन 5 करोड़ गया तो देना पड़ेगा 30%। ऐसे बढ़ता है, एग्जाम्पल दे रहा है। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि क्या कोई अगर 100 करोड़ कमा रहा है तो क्या वो अपने इनकम का 50% दे देगा? कोई अगर 1000 करोड़ कमा रहा है तो क्या वो 90% टैक्स दे देगा? ऐसा नहीं होता। एक लेवल पे जाके रोकना भी पड़ता है टैक्स के रेट को। इसीलिए एक नया अप्रोच है दैट इज डिग्रेसिव, जो कि प्रोग्रेसिव को ही रोकने का काम करता है कि भाई कोई अगर लगातार प्रोग्रेस कर रहा है तो क्या वो पूरा 100% टैक्स दे देगा? क्या नहीं, 30% बेंचमार्क है, उसके ऊपर कोई टैक्स लगता नहीं। गवर्नमेंट फिर कहता है भाई 30% हम रखेंगे मैक्सिमम, बाकी 70 आप रखिए। अब जितना आप कमाते हैं, 100 करोड़ कमा रहे हैं या 1 लाख करोड़ कमा रहे हैं, गवर्नमेंट से 30% ही लेगा आपसे। तो
एक लेवल पे जाके टैक्स रेट रोक देना, उसके बाद वो फिक्स रह जाता है, दैट इज डिग्रेसिव। बट ये एग्जाम में आता नहीं है तो इसको स्किप कर सकते हैं लोग। अब ये तो क्या रेवेन्यू रिसीट, व्हाट अबाउट कैपिटल रिसीट? बहुत सिंपल था, एक ऐसा इनकम जो गवर्नमेंट रेगुलरली नहीं पाता है, बार बार नहीं करता है लेकिन कमाता है। इसमें भी, इसमें जो गवर्नमेंट अर्न करेगा वो अपने असेट्स को डिक्रीज कराया करेगा या लायबिलिटीज को इंक्रीज कराया करता है, ठीक है। अब ये तो था हमारा बजट रिसीट का पार्ट, जिसमें हम लोग को इतना कुछ पढ़ना है। इसमें एक छूट गया, दैट इज नॉन टैक्स। नॉन टैक्स का मतलब क्या होता है ना कि गवर्नमेंट अर्निंग कर रहा है बट वो नॉन टैक्स फॉर्म में, जैसे क्या क्या आ सकता है, फाइन, पेनल्टीज या फीस, इंटरेस्ट, डिविडेंड, ये सब चीजें हैं जिसमें गवर्नमेंट अर्निंग कर रहा है एज पर द सिचुएशन, कि हमने कुछ गलती किया तो देना पड़ेगा पैसा, पेनलाइज होता है, फीस देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। अगर मान लो गवर्नमेंट ने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया है तो उनको इंटरेस्ट मिलेगा ना, तो वो गवर्नमेंट कमाई हो गया। लेकिन दो यहाँ पे नाम है जो हमारे एग्जाम बहुत बार आ जाता है, दैट इज ESCHEAT, इंस्टीट्यूट एंड स्पेशल असेसमेंट। अब ये दोनों क्या होता है? इस चीज का मतलब होता है कि मान लेते हैं कि एक ऐसा परिवार है जिसमें आगे पीछे कोई नहीं, पर्सन मर गया, तो उसकी जो भी प्रॉपर्टी है कौन क्लेम करेगा? जब कोई उसका पर्सन ही नहीं बचा उसके आसपास वाला, तो उस पूरे प्रॉपर्टी पे क्लेम गवर्नमेंट का हो जाता है, क्योंकि उसके आगे पीछे कोई नहीं था। तो ऐसे इनकम को जो गवर्नमेंट कमाता है इस तरीके से, उसको बोलते हैं इस्टेट। और दूसरा स्पेशल असेसमेंट, ये क्या होता है? इसमें बेसिकली गवर्नमेंट उस इनकम की बात कर रहा है जो वो रिसीव करता है नॉन टैक्स फॉर्म में। कब? मान लेते हैं गवर्नमेंट ने कहीं पे डेवलपमेंट एक्टिविटी बहुत अच्छा कर दिया, तो उसके आसपास जो एरिया है वो ग्रो कर गया। जैसे एक समय था कि जो मेरे बनारस में बना है विश्वनाथ कॉरिडोर, तो वहां पे क्या है ना कि जब वो नहीं बना था कॉरिडोर, तो उसके पहले जो वहां का एरिया था, जो वैल्यू था, कीमत था, वो ठीक है था लेकिन बहुत ज्यादा नहीं था। जब से कॉरिडोर बना तो जो उसके आसपास के एरिया है, जो भी दुकानें हैं, उनका कीमत मल्टीपल टाइम बढ़ गया। तो जब बढ़ा तो उनका इनकम बढ़ा होगा, तो गवर्नमेंट ने क्या कहा, भाई देखिए आप लोग ने मेरे कॉरिडोर बनाने से क्या हुआ, आप लोगों को फायदा हुआ, तो आप लोग उस फायदे का कुछ हिस्सा मुझे दीजिए। ये कुछ वैसा ही है कि अगर हम किसी ने अच्छा काम किए तो उनसे कुछ कंपेंसेशन तौर पर लेना, कि भाई अगर आप कमा रहे हो, गवर्नमेंट ने अच्छा रोड बनवा दिया, हाईवे बनवा दिया, तो गवर्नमेंट टोल टैक्स मांगता है। क्यों मांगता है? बिकॉज भाई वो अगर नहीं बना होता तो हमारा टाइम लगता, फ्यूल लगता, समय लगता, बहुत कुछ लगता। तो गवर्नमेंट ने क्या क्या बनवा दिया, तुम्हारा टाइम बच रहा है, पैसा बच रहा है, तो गवर्नमेंट इसीलिए टोल टैक्स मांगता है। वो क्यों मांगता है? बिकॉज ऑफ स्पेशल असेसमेंट, कि हमको गवर्नमेंट ने सर्विसेज दिया, उसके बदले से पैसा मांग रहा है। ये हमारे नॉन टैक्स में इतने एग्जांपल्स थे। अगर बात करें एक्सपेंडिचर का, तो ये भी दो टाइप्स के होते हैं। इट कैन बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू मतलब क्या होता है? वही सेम चीज, जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के असेट्स को, यहां पे क्या था डिक्रीज, यहां पे क्या है इंक्रीज। तो जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के असेट्स को ना तो इंक्रीज करा है, लायबिलिटीज को ना तो डिक्रीज करा है। मतलब गवर्नमेंट का ऐसा कोई खर्चा, इनकम, एक्सपेंसेस जो असेट्स को इंक्रीज भी ना करा है और लायबिलिटीज को डिक्रीज भी ना करा है। अब ये इंक्रीज और डिक्रीज ही क्यों लिखा है? कॉमन सेंस लगाते हैं। गवर्नमेंट अगर खर्च कर रहा है तो या तो असेट्स को खरीद रहा होगा, भाई असेट्स को बेच के कहां खर्च होता है? अगर बेचे तो भाई कमाई ना हो जाएगा फिर। तो इसीलिए यहां पे क्या है, असेट्स को इंक्रीज कराते वक्त या तो एक्सपेंस कर रहे होंगे या लायबिलिटीज को रीपे कर रहे हैं, उनको वापस उनका पैसा दे रहे हैं, तब हमारा खर्च हो रहा होगा। तो अगर ये दोनों हो रहा है या कोई एक हो रहा है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, और अगर नहीं हो रहा है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे एग्जांपल देते हैं, गवर्नमेंट अपने स्टाफ को सैलरी पे कर रहा है, गवर्नमेंट डिफेंस का जो भी खर्च उसको मीट आउट कर रहा है, गवर्नमेंट अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए जो भी वहां पे स्टाफ होल्डर्स, जो भी, जैसे गवर्नमेंट ने क्या किया था, आज हम लोग को वैक्सीन लगवाया था फ्री में, तो ये सब क्या थे, गवर्नमेंट के इस खर्चे में आते हैं। जो गवर्नमेंट के असेट्स को ना तो इंक्रीज कराए ना लायबिलिटी डिक्रीज कराए। लेकिन अगर वो करा दिए होते तो क्या करा था, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे गवर्नमेंट ने क्या किया, एक नया कंपनी खरीद लिया या मशीन खरीद लिया, बाहर से टेक्नोलॉजी एक्वायर कर लिया, तो असेट बढ़ेगा बट साथ में खर्च भी होगा।
गवर्नमेंट ने कोई पास्ट लोन था उसको चुका दिया, रीपे कर दिया, या किसी से बोरो किया था उनको रिटर्न कर दिया उनका पैसा, तो लायबिलिटी घटेगा, बट साथ ही साथ पैसा भी चला जाएगा। बस फर्क क्या है, ये वाला गवर्नमेंट कभी कभी करता है, ये वाला गवर्नमेंट हर बार करता है। गवर्नमेंट हर महीने सैलरी पे कर रहा है, गवर्नमेंट अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को, नीड्स को फुलफिल हर दिन कर रहा है, तो वो इसमें चला जाता है। ये एक पूरा कंपोनेंट का बेसिक अंडरस्टैंडिंग था। एग्जाम में इतना डीप नहीं आता, इसलिए मैंने बहुत डीप लिया गया। अदरवाइज एक्सपेंडिचर का दो हिस्सा और भी था, जिसको बोलते हैं डेवलपमेंटल, नॉन डेवलपमेंटल। इसके दो और भी होते हैं, प्लान्ड एक्सपेंडिचर, अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर। मतलब बहुत बार क्या होता है, हमको सडनली अचानक से कुछ खर्च करना पड़ जाता है, वो भी इसी का पार्ट है। जैसे झटके में भूकंप आ जाए, वहां पे भयानक तबाही हो जाए, तो गवर्नमेंट को इंस्टेंट वहां पे रिलीफ देना पड़ता है, पैसे से लेके, खाने पीने से लेके, कुछ भी। तो वो अनप्लान्ड था, गवर्नमेंट कोई प्लान भी अर्थक्वेक आया तो इतना देना पड़ेगा, नहीं, अचानक से हुआ तो गवर्नमेंट देना पड़ रहा है। प्लान्ड में गवर्नमेंट ने सोच विचार करके वो खर्च करना किया है, अनप्लान्ड नहीं था, वो प्लानिंग से गवर्नमेंट खर्च कर रहा है, और यहाँ पे अनप्लान्ड। नॉन डेवलपमेंटल में क्या होता है, बहुत बार हमको ऐसी जगह भी खर्च करना पड़ता है जो नॉन डेवलपमेंटल तो है बट वो भी जरूरी है। डेवलपमेंट क्या होता है कि कुछ बनाना है तो खर्च तो करना पड़ेगा, अगर तुमको एक हाईवे बनवाना है तो उसमें खर्च लगेगा। तो ये भी कैटेगराइजेशन था एक्सपेंडिचर का, बजट एक्सपेंडिचर का। बट मोस्टली हमें कौन सा पढ़ना होता है, ये दो हेडिंग्स। ये पूरा हमारा टॉपिक था अबाउट द कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट। इतना देखिए, फिर लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज सिचुएशन ऑफ गवर्नमेंट बजट। अब हम लोग बात करते हैं अपने लास्ट हेडिंग पे इस चैप्टर का, जो कि है सिचुएशन ऑफ गवर्नमेंट बजट। ये आप ध्यान जरूर दे रहे हैं कि भाई मैंने कहा था आधा घंटा खत्म हो जाएगा, बट ये 40 मिनट जा चुका है और 10 मिनट अभी और जाएंगे इस टॉपिक खत्म करने में। बट फिर भी हम इतना ही कहेंगे कि कहीं कहीं पे टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको अगर मैंने एक्सप्लेन कर दिया सर्विस लेवल पे सिर्फ और आगे बढ़ गया, तो फिर वो जो उसका मेन मोटिव था वीडियो बनाने का, वो वर्स्ट हो जाएगा, फिर खराब हो जाएगा। तो हम चाहते हैं जो बच्चे देख रहे हैं वो भी थोड़ा पेशेंटली इस बात को माने कि चीजों को अगर समझना है तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। जहां साल भर समय नहीं दिए तो वहां पे 1 घंटा दिया जा सकता है, फायदा आप ही लोग का है। तो अब सिचुएशन की जब बात करते हैं ना गवर्नमेंट बजट के, तो मैंने वहां लिखा है बजट जो बनता है या तो बैलेंस बजट होगा, और अगर बैलेंस बजट है तो अच्छी बात है, या वो अनबैलेंस होगा। मोस्टली बजट हमेशा अनबैलेंस ही रहता है, और उसमें भी कौन सा रहता है, नॉट फेवरेबल। ये कौन सा रहता है, मोस्टली अनफेवरेबल। क्योंकि अगर फेवरेबल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको सरप्लस कहते हैं। मतलब जो हमारा बजट रिसीट वाला पार्ट है, जो इनकम वाला पार्ट है, वो ज्यादा है एक्सपेंडिचर वाले पार्ट से, तो ये अच्छी बात है। लेकिन मोस्टली क्या होता है, डेफिसिट रहता है, डेफिसिट गवर्नमेंट बजट। मतलब जो रिसीट वाला पार्ट है वो कम रहता है और जो एक्सपेंडिचर वाला पार्ट है ज्यादा रहता है। गवर्नमेंट का बजट एक्सपेंडिचर मोर है बजट रिसीट से, तो उसको बोलते हैं डेफिसिट गवर्नमेंट बजट या फिर अनफेवरेबल सिचुएशन। बैलेंस में जब वो बराबर रहता है, और ऐसा मोस्टली होता नहीं है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे भी नहीं। बट ये सब पता है एग्जाम 1 मार्क्स से पूछ देता है, तो ये सब बेसिक बातें भी पता होना चाहिए। अब काम की बात, बैलेंस है या फेवरेबल है तो कोई दिक्कत नहीं है। डेफिसिट है तो 3 प्रकार से हो सकता है। 3 के नाम क्या क्या हैं, या तो होगा वो रेवेन्यू डेफिसिट, या तो वो होगा फिजिकल डेफिसिट, या वो होगा प्राइमरी डेफिसिट। होता क्या है ना, रेवेन्यू का मतलब होता है, रेवेन्यू डेफिसिट मतलब होता है जब गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू रिसीट है वो कम पड़ जाए गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के कंपेयर में। मतलब एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीट। ये तो डेफिनेशन था, इसका फॉर्मूला क्या बना, रेवेन्यू डेफिसिट फॉर्मूला क्या बना, इन दोनों बड़ा कौन है ये, तो इसलिए फॉर्मूला क्या बनेगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस में रेवेन्यू रिसीट। फॉर एग्जांपल
गवर्नमेंट का जो रेगुलर इनकम हो रहा है वो 100 रुपए का हो रहा है, गवर्नमेंट का जो रेगुलर एक्सपेंस है वो 120 रुपए का हो रहा है, तो 120 का एक्सपेंस 100 का इनकम, तो कितने से डेफिसिट हुआ रेवेन्यू में? 20 रुपए का। 20 रुपए कैसे निकला? 120 माइनस 100 करके ये फॉर्मूला बना। फिजिकल डेफिसिट की बात करें तो इसमें क्या होगा ना, जो गवर्नमेंट का टोटल रिसीट है, यहां लिखा था रेवेन्यू रिसीट, यहां लिखा है टोटल। टोटल का मतलब बताते क्या होता है, वो कम पड़ जाता है टोटल एक्सपेंडिचर के कंपेयर में। यहां जो लिखा है टोटल, इसका मतलब निकल रहा है गवर्नमेंट के हम रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट दोनों के एक साथ बात कर रहे हैं। यहां पे सिर्फ एक की बात हुआ था, यहां दोनों आ गया। ये दोनों ही किसके पार्ट थे? बजट रिसीट का। और एक्सपेंडिचर क्या कहता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसको हमने कहा था बजट एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर वाला पार्ट है, टोटल एक्सपेंडिचर, वो ज्यादा हो जाए गवर्नमेंट के टोटल रिसीट से। मतलब जो बजट का दो हिस्सा था गवर्नमेंट बजट का, यहां लिखा था टोटल एक्सपेंडिचर, जिसमें हमारा था कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और यहां था टोटल रिसीट, जिसमें था हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसीट, नॉट एक्सपेंडिचर, रिसीट। तो जब यहां का पोर्शन ज्यादा हो जाए यहां के पोर्शन से, तो वो फिस्कल डेफिसिट कहलाता है। फिस्कल मतलब गवर्नमेंट का जो टोटल इनकम है वो कम पड़ रहा है टोटल एक्सपेंडिचर के कंपेयर में। इसका फॉर्मूला क्या बनाया सिर्फ फिस्कल डेफिसिट का? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, ये फॉर्मूला है। ये आर लिखा है। और हाँ, हम सारे बच्चों से माफी चाहते हैं कि भाई मुझे जो खांसी आ रहा है, ये मुझे बीते 15-20 दिन से दिक्कत है, तो थोड़ा सा इसके लिए हम इग्नोर चाहते हैं कि भाई आप लोग करिए। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि भाई जल्दी से हो जाइए। फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला ये है। अब आते हैं लास्ट हेडिंग, जिसका नाम क्या है? प्राइमरी डेफिसिट। पहली चीज तो ये, यहां पे जब एक्सपेंडिचर ज्यादा है रिसीट से, वो भी टोटल वाला, तो पैसा जो कम पड़ जा रहा है वो पैसा कहां से आए? भाई हमारे पास कमा रहे हैं 1000 रुपया, खर्च हो रहा है 1500 रुपया, तो 500 रुपए कहां से लाया जाए? और टोटल खर्च पड़ गया, तो कहीं से और सोर्स ही नहीं है। मतलब जब हमने हर इनकम को देख के भी पैसा कम पड़ जा रहा है, तो पैसा जो 500 कम पड़ा कहां से अरेंज करें? तो गवर्नमेंट मोस्टली क्या करता है, उस फिस्कल डेफिसिट को सही करने के लिए मोस्टली गवर्नमेंट बोरो करता है। और भी तरीके हैं, बट बोरो मोस्टली करता है। और कितना बोरो करता है? जितने का फिस्कल डेफिसिट रहता है। हो सकता है गवर्नमेंट बोरो ना करे, कोई और भी तरीका अपना ले, बट मोस्टली बोरो करता है, मोर देन 90% केस में। इसीलिए कहा जाता है कि जो फिस्कल डेफिसिट है वो बेसिकली बोरोड वैल्यू के बराबर होता है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट हेडिंग, क्या लिखा है? प्राइमरी डेफिसिट। पर ये होता क्या है? हमारे, ध्यान सुनिएगा, हमारे फिस्कल डेफिसिट का कितना हिस्सा चला जा रहा है? मतलब फिस्कल डेफिसिट मतलब बोरोइंग, हमारे बोरोइंग का जो कि प्रेजेंट में कर रहे हैं, अपने प्रेजेंट डेफिसिट को मीट करने के लिए कर रहे हैं। जो अभी का हमारा पैसा कम पड़ जा रहा है उसको मीट करने के लिए ये बोरो किया है। ठीक, एग्जांपल एक चलते अच्छा रहेगा कि मान लेते हमारा जो फिस्कल डेफिसिट था वो इस तरीके से था कि 1500 हमारा खर्च आ रहा है टोटल एक्सपेंडिचर, और हमारा 100,000 का था टोटल रेवेन्यू, तो कितना पैसा कम पड़ गया? 500 रुपया। और हमने इसी 500 रुपए के लिए क्या कर लिया है? बोरो। ठीक है, और ये जो हमने बोरो किया है ये हमने प्रेजेंट नीड के फुलफिलमेंट के लिए किया है कि भाई इस साल हमको 500 रुपए कम पड़ने वाला है, कम रह जाएगा, तो उसको भाई पहले बोरो कर लो, ताकि 500 रुपया जब कम पड़े तो वहां उसको इस्तेमाल में ले लिया जाएगा। लेकिन होता क्या है, जिस प्रकार हमने इस साल बोरो किया है, तो क्या हमने इसी प्रकार पिछले साल बोरो नहीं किया होगा? किया होगा भाई। अगर हर साल फिस्कल डेफिसिट है तो हमने हर साल बोरो किया होगा, मान लेते हैं। तो अगर इस साल बोरो किए तो ऑब्वियस सी बात है पिछले साल मतलब लास्ट ईयर भी बोरो किए होंगे, और जो लास्ट ईयर बोरो किए तो उस पे हमको प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ इंटरेस्ट भी तो पे करना रहा होगा, और वो जो इंटरेस्ट वो हमको इस साल पे करना होगा।
तो पिछले साल का बोरोइंग का इंटरेस्ट हमको इस साल देना होता है, और इस साल कैसे देंगे, जब इसी साल पैसा कम पड़ जा रहा है तो इस साल इंटरेस्ट कैसे देंगे। तो वही लॉजिक आता है कि जो हमने बोरो किया उसी बोरो में से देंगे। तो कैसे देंगे, फॉर्मूला क्या निकलता है इसका, पहले फॉर्मूला देखिए। प्राइमरी डेफिसिट होता है फिजिकल डेफिसिट माइनस में इंटरेस्ट पेड। ये जो लिखा प्राइमरी डेफिसिट ये कौन सा होता है, ये हमारा होता है प्रेजेंट बोरोइंग, जो हमने बोरो किया इस साल। ये क्या होता है, ये होता है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ पास्ट बोरोइंग। जो हमने पास्ट में बोरो किया है उस पे जो हमको इंटरेस्ट पे करना है वो यहां लिखा था। जस्ट इमेजिन कि अगर हमने बोरो किया है करीब करीब पिछले साल जितना भी, उस पे हमको इंटरेस्ट देना था 100 रुपए का, तो हमने इस साल, थोड़ा यहां रख करते हैं चीजों बताने के लिए, हमने मान लेते हैं कि जो डेफिसिट प्राइमरी डेफिसिट 500 हमारा बोरोइंग था, फिजिकल डेफिसिट था, और हमको पिछले साल का इंटरेस्ट पे करना है 100 रुपए इस साल। तो हमारे पास जो बचा पीडी कितना बचा, 400 रुपया। ये एक केस मैंने लिया, ठीक है। एक केस और लेते हैं कि हमारे पास जो प्राइमरी डेफिसिट था वो मान लो 500 हमारा बोरोइंग था पिछले साल का, सॉरी इस साल का, हमको इंटरेस्ट पे करना है 350 रुपया, और ये 350 रुपए इंटरेस्ट है ये लास्ट ईयर के बोरोइंग पे इंटरेस्ट है। तो कितना पैसा बचा, 150 रुपया। और पता है 150, ये जो ऊपर लिखा है 400, क्या बता है, क्या बता रहा है, इस 400 का इस 500 का 150 का मतलब क्या है, ये 400 ये बता रहा है कि हमारे हाथ में इतना ही पैसा बचा इस साल खर्च करने के लिए। मतलब जो हमने बड़ा मेहनत से 500 बोरो किया था अपने प्रेजेंट नीड को फुलफिल करने के लिए, जब हमने ये देखा कि हमको भाई उस 500 में से भी कुछ इंटरेस्ट देना पड़ जा रहा है पिछले साल के बोरोइंग पे, कितना देना पड़ गया, 100 रुपया, कितना बचा फिर देने के बाद 400। तो मतलब मेरे पास जो रिमेनिंग बचा वो 400 ही बचा। तो स्टिल इस साल दिक्कत होगा क्योंकि हमारे पास पैसा कम पड़ने वाला है, बट एटलीस्ट ज्यादा भी नहीं है। अब यहां दिक्कत क्या है, 150 ही बचा। तो अब सोचिए जरा कि हमने 500 बोरो किया था अपने प्रेजेंट नीड के लिए, ठीक, लेकिन जब हमने पास्ट बोरोइंग पे इंटरेस्ट पे कर दिया तो इतना ही पैसा बचा, 150 बचा। तो इसका मतलब क्या निकला, इसका रिजल्ट क्या निकला कि जो प्राइमरी डेफिसिट है वो जितना हाई रहेगा वो उतना बेटर है। बेटर क्यों है, क्योंकि जितना ज्यादा अमाउंट है इसका मतलब है कि हमने पास्ट बोरोइंग पे इंटरेस्ट कम पे किया है, तो वो फायदा है। तो पैसा कम आएगा हमें आराम से इस साल के शॉर्ट कमिंग्स को मीट करने के लिए। बट अगर ये डेफिसिट जो है ये कम है तो ये अच्छा नहीं, ये वर्स्ट कहलाएगा फिर, क्योंकि जितना ये कम आ रहा है, अगर 150 इतना कम अमाउंट है ना, 150 कम है कंपेयर 400, तो अगर कम आ रहा है इसका मतलब है कि हमारे पास पैसा बच ही नहीं रहा है। जो हमने बोरो किया भी अपने इस साल की नीड को फुलफिल करने के लिए, इस साल के डेफिसिट को मीट आउट करने के लिए, उसमें से ज्यादा पैसा चला गया पास्ट बोरोइंग को पे करने में, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए इसका कम होना, इस अमाउंट का कम होना, इस फॉर्मूले का कम होना अच्छी बात नहीं होती है। ये दो चीजें था। उसी प्रकार किसी देश में फिजिकल डेफिसिट अगर हाई है ये भी वर्स्ट है। अगर 500 कम पड़ रहा है तो ठीक है, अफोर्ड कर लेंगे। अगर 1000 कम पड़ रहा होता तो, 10,000 कम पड़ रहा होता तो जितना ज्यादा फिजिकल डेफिसिट हाई रहेगा उतना वो अच्छी चीज नहीं है। फिजिकल डेफिसिट अगर कम हो जाए तो ये अच्छी बात है। जिस देश में फिजिकल डेफिसिट कम होता है तो उस देश का कंडीशन अच्छा कहलाता है। सिमिलरली आर दैट इज नहीं आर डी सॉरी दैट इज रेवेन्यू डेफिसिट, ये अगर ज्यादा है तो ये भी वर्स्ट है। अगर ये कम किया जा सके तो ये अच्छी चीज है। एक्चुअली बात क्या है ना, ये दोनों का अप्रोच सेम है, इन दोनों का दोनों है डेफिसिट, दोनों ये बता रहा है कि हमारा खर्च ज्यादा हो रहा है, इनकम कम रहने वाला है। तो अगर ज्यादा ये आएगा तो इसका मतलब हमारा खर्च बहुत ज्यादा हो रहा है, कमाई कम हो रहा है, तो इसलिए ज्यादा इनके आने का चांसेस को कहलाता है वर्स्ट।
और ये जितना कम हो तो उसको अच्छा कहते हैं। हाँ सिर्फ ये तो यूनिक है, इसमें क्या है, इसके ज्यादा होने को हम अच्छा कहेंगे, कम होने को बुरा कहेंगे। इसका रीजन ये था क्योंकि ज्यादा हो रहा है इसका मतलब क्या है, हमने पास्ट बोरोइंग कम पे किया। कम आ रहा है इसका मतलब क्या है, हमने पास्ट बोरोइंग पे ज्यादा पे कर दिया, बचा ही नहीं कुछ अपने प्रेजेंट नीड को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, ये तो पूरा अप्रोच था, फॉर्मूला था, इसमें न्यूमेरिकल भी बताएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन यहाँ पे समझने की बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इन तीनों का हमको इम्प्लीकेशंस आता है एग्जाम में। इम्प्लीकेशन बस शॉर्ट में सुन लीजिए आप लोग, वो उतना एग्जाम में पूछता नहीं है, बट फिर भी जैसे अगर किसी देश में अगर ये वाला डेफिसिट बहुत ज्यादा है तो उससे गवर्नमेंट का जो डे टू डे नीड्स है, एक्सपेंसेस, वो मीट नहीं हो पाता। और तो और गवर्नमेंट का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो, नॉट गवर्नमेंट का, इकोनॉमी का, कंट्री का जो ग्रोथ है वो हैम्पर होता है। गवर्नमेंट का जो क्रेडिबिलिटी है, गुडविल, वो डाउनफॉल होता है। और तो और इसको सही करने के लिए गवर्नमेंट को फिर कैपिटल रिसीव करना पड़ता है, बोरो करना पड़ता है, वो भी अच्छी बात नहीं है। अपने असेट्स को बेचना पड़ता है इस एक्सपेंस को, इस डेफिसिट को मीट करने के लिए। तो इसका जो इम्पैक्ट है बहुत सारा है, और वही सब इम्पैक्ट जो है ना वो इसके भी इम्पैक्ट आते हैं। हम जितने पॉइंट बता रहे हैं ना, हो पाए तो बच्चे आप लोग इस चीज को लिख लो, उतना लिखना टाइम लग जाएगा। इसमें क्या था, गवर्नमेंट का क्रेडिट वर्दीनेस कम होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ हैम्पर होता है, डे टू डे नीड्स को फुलफिल करने में मुश्किल होता है। ठीक है, एंड गवर्नमेंट का जो सेविंग है वो कम हो जाता है, डिस सेविंग हो जाता है। इसके इम्प्लीकेशंस क्या है, गवर्नमेंट डेट ट्रैप में फंस जाता है, मतलब इतना वो उधार ले लेता है ना हर साल कि वो उसी उधार में फंस जाता है, जिसको डेट ट्रैप कहते हैं। इतना वो फाइनेंशियल डेट पड़ जाता है, मतलब डेट मतलब नॉट मरने वाला, डेट DEBT, मतलब उतना उधार ले लेता है कि वो उसी उधार में फंस जाता है। जितना फिजिकल डेफिसिट कंट्री में हाई रहेगा, एक तो डेट बढ़ जाएगा, मतलब कि नेशनल डेट वो बढ़ जाएगा, कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ वो घट जाएगा, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज वो घट जाएगा, साथ ही साथ जो गवर्नमेंट की क्रेडिट वर्दीनेस है वो घट जाता है, गवर्नमेंट कुछ और सोच नहीं पाता। एक तरीके से ये जो हमारा डिपेंडेंसी है दूसरों पे वो बढ़ जाता है। फिर जैसे चाइना ने क्या किया उसने पाकिस्तान को, श्रीलंका को यही तो उठाया फायदा। भाई वो लोग देश में ये सब कंडीशन चलता रहता है, पाकिस्तान श्रीलंका में वो क्या करता है, वो उनको लोन दे देता है कि भाई आपको पैसे दिक्कत है, हमसे ले लीजिए, और जितना वो लोन देता है तो वो फंस जाते हैं, फिर वो डिपेंडेंट हो जाते हैं उनके ऊपर। अब जैसा वो कहेंगे वैसा उनको करना पड़ता है। तो ये सब इंडिया में भी हो जाएगा अगर ये ज्यादा रहेगा तो। ये तो इम्प्लीकेशंस हैं जो बेसिक हम पढ़ सकते हैं। ये सब कुछ मैंने नोट्स में लिखा है, कंटेंट भी है, दोबारा कह रहे हैं हम यहाँ पे सिर्फ चीजों गाइड कर रहे हैं। अगर कुछ भी चाहिए कंटेंट तो आप बेशक कांटेक्ट करिए, हम उसको बताएंगे। और दोबारा कह रहे हैं कहीं पे कोई अगर दिक्कत रहता है समझते वक्त टॉपिक को लेके तो उसको बेशक बताइए कमेंट में, उसको हम जरूर पढ़ेंगे, उस पर आगे नेक्स्ट वीडियो में काम करेंगे। फिर आखिरी चीज कि इसको सुधारे कैसे। अगर इसी की बात करें कि इसको सही करना है तो गवर्नमेंट क्या कर सकता है, अपना जो फिजूल खर्च है उसको कम कर दे, ठीक, या फिर गवर्नमेंट अपना इनकम बढ़ा दे, या तो खर्च कम कर दे तो ये सही हो जाएगा, या गवर्नमेंट अपना इनकम बढ़ा दे तो भी सही हो जाएगा। तो ये तो मेजर इसके हो गए। हमको मेन मेजर इसका पढ़ना है, किसका, फिजिकल का, कि फिजिकल डेफिसिट को गवर्नमेंट सही कैसे कर सकता है। मेजर्स बहुत तरीका है, या तो गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट कर दे, मतलब कि अपने असेट्स को बेच दे पैसा कमाने के लिए, जो पैसा कम पड़ जा रहा है वो असेट्स को बेच के गवर्नमेंट पैसा कमा सकता है, या गवर्नमेंट न्यू करेंसीज को मार्केट में प्रिंट कर दे, जिसको हम बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। मतलब गवर्नमेंट क्या करे, न्यू करेंसीज को प्रिंट करे ताकि वो अपने उस डेफिसिट को फाइनेंस कर सके। फाइनेंस मतलब कि उसी कमी को दूर कर दे पैसे को प्रिंट करा के। या सबसे इंपॉर्टेंट अपने फिजिकल पॉलिसी को डिसिप्लिन में कर दे। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है कि एकदम सिस्टमैटिक कर दे कि भाई ठीक है, अगर दिक्कत नहीं आ रहा है तो कहां से लूप होल्स हैं, कहां बेवजह पैसा जा रहा है उसको कम कर दे, ताकि जो पैसा कम पड़ जा रहा है वो पड़े ना कम। तो डिसइन्वेस्टमेंट कर सकता है, डेफिसिट फाइनेंसिंग कर सकता है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर पैसा कम पड़ रहा है तो वो बोरो कर ले। बोरो भी एक इंपॉर्टेंट तरीका है। तो ये तमाम हमारे इंप्लीकेशंस हैं। हम लोग ने
अभी जितना पढ़ा है गवर्नमेंट बजट में, खास करके कंपोनेंट्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड ये जो डेफिसिट लिखो, तीन अप्रोच थे, इसको ढंग से पढ़ना है, क्योंकि रीजन क्या है, एग्जाम में इस चैप्टर में 6 मार्क्स का आता ही आता है। इतनी बातें पता होगा तो एग्जाम में उन क्वेश्चंस को जो एग्जाम में आएगा, बहुत बार एग्जाम्पल भी देता है, भाई एग्जाम्पल किस कैटेगरी का है, इतने टॉपिक में से वो एग्जाम्पल किस कंपोनेंट के अंडर में आता है, तो उसके लिए तो किताब पढ़ना पड़ेगा, लेकिन कोई मतलब नहीं फिलहाल ज्यादा डीप जाने का। जो बातें बताए हैं ऑब्जेक्टिव से लेके, कंपोनेंट से लेके, इसके सिचुएशंस तक, इतना भी अगर क्लियर है तो हमारा ये चैप्टर बहुत हद तक कवर हो गया। अब बचता है न्यूमेरिकल, जिसपे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कृपया करके इन सब चीजों को ढंग से लिख के पढ़ लीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो जब बात करेंगे तो वो रहेगा हम लोग का न्यूमेरिकल पार्ट, ऑल 3 चैप्टर्स का। उसके बाद मैक्रो हमारा लगभग 28 मार्क्स से कवर हो जाएगा। उसके बाद तो जो 2 वीडियो रहेगा, मनी बैंकिंग पे, फाइनेंशियल रेट पे, बैलेंस ऑफ पेमेंट पे, उस पे बात करेंगे नेक्स्ट टाइम। हम कोशिश करेंगे कि न्यूमेरिकल वीडियोस अपलोड करने के बाद मूव करें अकाउंटेंसी की तरफ, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चों के माइंड में चल रहा होगा कि सर इको तो आप करार दे रहे हैं, अकाउंट में क्या होगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा उसमें लोग को दिक्कत हो रहा है। तो मैंने अभी जितना प्रोवाइड किया है इकोनॉमिक्स में मैक्रो का, ये सफिशिएंट है। अभी आगे और भी देंगे, निश्चित रहिए, इंडियन इकोनॉमी का भी देंगे, बट कोशिश ये रहेगा कि जितना हो पाए 15 के पहले मैक्सिमम चीज दे दे इकोनॉमिक्स का, ताकि बच्चे आराम पढ़ सके इकोनॉमिक्स फिर, और 18 के बाद तो अकाउंट को देना ही है, उसके पहले भी अकाउंट का देंगे हम। तो इतना उतार लीजिए, नेक्स्ट बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो धन्यवाद।